को कुपित करते हैं सर। निस्संदेह हेलो। निस्संदेह निस्संदेह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए सर, आपने बोलिए, मैं आपको अगर डिस्टर्ब अगर किया आप नहीं, इसकी बोलिए। उन्माद की संप्राप्ति पढ़ें, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मांस रस बेस्वार, बेस्वार से सारा आयुर्वेद भरा पड़ा है। हम प्रोटीन के साथ फैटी एसिड क्यों मिला रहे हैं? जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं उनका कंपोजिशन क्या है? क्या प्रोटीन के साथ उसमें सैकराइड्स नहीं है, फैटी एसिड्स नहीं है? यही क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं होता? खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं बात कर नहीं, रहा हूं, माँ आप अगर पेशवार तो हम आप लोग बाहरी माता से उन्माद की एक्सटर्नली संप्राप्ति एप्लीकेशन कर रहे हैं ना। माँ पेशवार का तो इस्तेमाल बाद ब्याधियों में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट जो इनके देते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, पेशवार का तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैं है, समझा वो रहे तो किस उसका अलग संदर्भ से में, कल्पना बनाई मतलब गई है। हाँ बिल्कुल। नहीं, फिर आगे मतलब क्वेश्चन क्या है वो नहीं समझ पाया मैं, सॉरी। डॉक्टर अरविंद सर, आप कृपया फिर से क्वेश्चन बताइए अच्छे से। अभी जैसे अनंता उन्होंने मैन में कहा था ना कि मांस का सेवन बता दिया उसको जो है, या अंडे का सेवन बता दिया, तो उससे जो है केस वो हो गया खराब। मतलब मेरा ये मतलब था कि अग्नि मांस मंद रस हुआ तो ना सर, अगर अग्नि एप्लीकेशन मंद होता। हुआ। हेलो, मेरी हाँ सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, तो मांस रस का तो देही, भाई आपका देह अग्नि बल वर्ण ओज शुक्र मांस परिचय सब कुछ तो हो रहा है सर। देह की अग्नि भी हो रहा है, मंद बल भी हो रहा है, वर्ण भी हो रहा है, शुक्र भी हो रहा है, मांस का भी तो क्षय हो रहा है। जर काश अनुबंध, और साथ में जर भी तो बना रहता है, काश अनुबंध पार्श्वशूलम आरोचक, पार्श्वशूल होता है, आरोचक होता है। श्रोत्र दौर्बल्यम, वो उसकी इंद्रिय दौर्बल्य, क्योंकि इंद्रियों में बंद हो जाता है। उन्माद प्रलाप हृदय में था, उन्माद भी करेगा पेशेंट, मतलब तो ये तो दोषों का बोला ही गया है कि जो है उन्माद प्रलाप और हृदय में था, उसकी हृदय में विचलित बेचैनी रहती है। और साथ में क्या हो रहा है, संग्रह हो रहा है, कि बिन मूत्र संग्रह, मतलब इन सब का जितने भी मल है, शूलम जड़क उरु त्रिक संज्ञा, मतलब जो जंघा है, उरु है त्रिक में, वहां पे शूल होता है, ये तो टिपिकल पहचान होती है। पर्व संधि संधि भेदश्च, ये चाहे अन्य वातजा गता, ये तो सर वातिक दोष जितने भी होते हैं, हृदय क्षयात वायु, इसी को तो बोला गया है सर कि जहां पे वायु तीव्र रूप से बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाएगी, क्षय करेगी, तो वो ही तो सब बोला गया। तो हमको तो उसमें संतर्पण और के लिए तो रस घृत आसव, ये आसव तो नहीं, आसव भी दे सकते हैं अगर वो हो, ये सर, घृत हम ये और अगर हम मांस स्नान पे एम्फोसाइज बर्फी, कर रहे ये हैं। सब। जी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, असल में यहाँ मैं एक गांव में रहता हूँ तो काफी सिग्नल की दिक्कत रहती है, आपकी सर आवाज में बहुत आ रही है, इंटरप्ट हो रहा था, आवाज आ रही है बहुत सर, कट के आ आ रही रही है। थी। आ रही है ना? हाँ, देखिए, आपने जो ये जो लक्षण बताए सारे, या जो जो रोग आपने बताए, आप एक चीज देखिए, मांस करता क्या है शरीर में? मांस ब्रह्मणीयानाम रसत्यर्प पीणानाम क्रव्याद रसाभ्यो गृहिणी दोषोष अर्शोनाख्यम। मांस का सबसे पहला काम क्या है? भृंगण। आपने जितने भी रोगों का नाम लिया था, जो मैं सुन पाया, यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत रहती है, बहुत कट के आवाज आती है, तो मैं जो सुन पाया उसमें ज्यादातर वातव व्याधियों की बात की थी आपने। हमें उसमें करना क्या होगा? वो क्षीण है व्यक्ति, तो करना क्या होगा? क्षय मांस रसम परम, ये चरक यस, कहते हैं, उनका सूत्र स्थान का 27वां श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति यस, क्षय है, क्रश है, क्षीण है, क्षय है, तो डेफिनेटली वातव्याधियों से तो पीड़ित हो गई। और उसमें 84 80 तरह के लक्षण होंगे, उसमें एक एक लक्षण पे बात करेंगे तो बात बहुत लंबी होगी। उसके लिए परम औषधि क्या है? क्षय मास रस है परम। इसलिए मास रस की शायद मैं जो मैडम बात कर रही थी, उसमें भी जो मैं है, थोड़ा सा उसमें भी यहाँ अम्ल रस पूरी डालना तरह है। से सुन नहीं पाता। मैं कह तो सकता हूँ। हेलो, क्या डालना है? उसमें भी अम्ल रस डालना है, दानिम रस डालना है, जी, नींबू क्या डालना रस क्या है? डालना है, मतलब मांस रस में भी अम्ल रस डालना है, तब हाँ, आपको बात को जी सकते हैं।
नहीं तो अम्ल के लिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप, बिल्कुल सही बात है। शरीर विरंगणे नानाध्याम मासाद विशिष्यते, ये 27वां श्लोक है सूत्र स्थान का, जिसका एक हिस्सा मैंने पहले बोला था। अगर शरीर में भ्रंगण करना है, नानाध्यम मासाद विशिष्यते, इतने अधिकार के साथ बात कही गई है, तो बिल्कुल दे सकते हैं, आपने ठीक कहा है। उसमें क्या कहते हैं, अम्ल भी डालकर ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर कौन सा श्लोक बताइए फिर से, वो क्या कौन सा है, अध्याय का? 27? तीक्ष्णो नाम चरक चरक संहिता का, चरक संहिता का सूत्र स्थान का 99 या शायद 100%, 27वां श्लोक होगा शायद ये। शरीर व्यंगणे नानाद्याम मासाद विश्यते छय मास रस है परम। नहीं, कौन से श्लोक अध्याय का? सूत्र सूत्र स्थान का। सूत्र स्थान कौन सा अध्याय? अध्याय तो मेरे दिमाग से उतरा हुआ है सर। चलिए सर, ये कोई नहीं, कोई नहीं। 27वां श्लोक है, किस अध्याय में, थोड़ी सी 30 वर्ष के करीब हो गए। चलिए मैं एक बार चरक से सूत्र स्थान दोबारा से पढ़ लेता हूँ निकाल के, एक अध्ययन भी हो जाएगा। बताइए सर, बताइए, आप बता रहे थे, मैं जी इसलिए बोल रहा था, आप बोलिए सर। हाँ, हाँ नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मांस का जो संस्कार करना है, उस संस्कार के लिए तो हम जरूरी है, ये ठीक कह रहे हैं। जैसे खाने योग्य भी बना रहा हो, खाने के अलावा उसे औषध प्रयोग में करना है, तो अगर हमें वात व्याधियों के लिए कर रहा है, तो हमें तो चाहिए, लवण तो चाहिए। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, शुद्ध बताना है? मनस्तस्य मासम मासीन वर्धते। जी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? श्रीकांत सर, अगर अगर प्लेटफॉर्म इजाजत दे तो मेरे को आपसे दो चीजें पूछनी थी। एक तो आप एक वैद्य दंपत्ति है, अगर वो अपना जीवन जी चालू करना चाहते हैं वो, तो किस तरीके से वो अपने बच्चे की परवरिश करें कि वो आगे चल के एक अच्छा वैद्य बन सके? क्योंकि जो आयुर्वेद है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी उसका ज्ञान पक्का होता है, इतना ज्ञान रहता है कि हो सकता है एक पीढ़ी में भी खत्म ना हो पाए। तो पहला जी सवाल ये था। बिल्कुल, और दूसरा सवाल ये है मैं सहमत कि हूँ जी। जी सर, दूसरा सवाल सर, सवाल से ज्यादा मतलब ये कि आपका जीवन किस तरीके से, जैसे 3 साल की उम्र से या किस तरीके से आपकी परिपक्वता हुई थी जीवन में, एक्सपोजर हुआ था, आप थोड़ा सा अगर वो उसमें थोड़ा रोशनी डाल सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरत है आज के जमाने मैं में कि कंठस्थता और हर तरीके से रमना इसमें, वेद में रमना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए सर। आप मेरे से व्यक्तिगत पूछ रहे हैं कि मेरी कैसे हुई थी? यस सर, यस सर, यस सर, आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ पहले, और दूसरा फिर हेलो, आप क्या सजे आप, यस सर, पहले देखिए व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ जी सर। व्यक्तिगत सिर्फ सब मैं अपना जो अनुभव कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हम में से कोई विशेष नहीं होता। हिरासर हेतु विशेषस्य सर्वदा सर्वभवानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ये हृदयंग करने वाला श्लोक है। मुझे आयुर्वेद में शायद बहुत सारे अच्छे लगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे ही हम विशेष होने की कोशिश करते हैं, हमारा हिरास शुरू हो जाता है। हिरासर हेतु विशेषस्य, पाठक सर मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी सर, सही तो बोल रहे हैं आप, हमें सही बोल रहे विशेष हैं। होने की बात नहीं करनी है। जी। सामान्यम वृद्धि कारणम, अगर हम सामान्य हैं, सम से ही सम की वृद्धि होगी। दो और दो चार ही होंगे। अगर आप प्लस नहीं करेंगे, अगर आप सामान्य नहीं हैं, तो विशेष तो होना ही नहीं है, किसी को नहीं होना। और संसार में कोई सूत्र नहीं है जो आपका विशेष बनाता हो। अपने पिता की 14वीं संतान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 9 वर्ष की उम्र तक उन्हें शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी गई। 16 वर्ष की उम्र तक वो विद्यालय के बाउंड्री के बाहर बोरा डालकर बैठते थे। उनके पिता, जेनेटिक अगर बात करेंगे, तो उनके पिता और माँ लगभग अनपढ़ थे, वो संसार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं अगर शुरुआत सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। सर चले गए, जी सर। नेटवर्क चले सर गए। सर अरविंद सर, आ मेरा गए। ये सवाल था कि किस तरीके से, मतलब बचपन से शुरुआत करनी चाहिए आज के जमाने में जहाँ पे इतना ज्यादा सब कुछ धूमिल हो गया, हमारे शास्त्र किस तरीके से रास्ता दिखाना चाहिए? मैं वो तो बोलूंगा सर गर्भ आप संस्कार से। हाँ बोलिए बोलिए,
अनुरिता नहीं मैम। नहीं नहीं सर, नहीं, आपने बराबर पकड़ा सर। एक्चुअली आदित्य सर, आज के दौर में आपके कंट्रोल में ना केमिकलाइजेशन है, ना आपके कंट्रोल में बाहर का पोल्यूशन है, ना आपके कंट्रोल में रिफाइंड चीजें हैं और जंक चीज है, लेकिन आपके कंट्रोल में एक ही चीजें हैं, आप क्या हैबिट सामने वाले को लगाते हैं। और ये हैबिट एक एडल्ट होने के बाद में उसकी सप्तगत धातुएं में आप संस्कार करने की बजाय, अगर गर्भ जो धारणा करने वाली माता पिता है, पहले उनकी बीज शुद्धि से लेके हमारे शास्त्र में बताया है। सिर्फ हम उसको अनसाइंटिफिक समझते, इम्प्रैक्टिकल समझते, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल भी नहीं है, अनसाइंटिफिक भी नहीं है, क्योंकि जब आईयूआई आईवीएफ में लोग लाखों खर्चा करते हैं, तब ना गारंटी रहती है ना वारंटी रहती है, लेकिन सब चीज फॉलो करते हैं कि नहीं। उनको मालूम है कि क्लोमिफेन के साइड इफेक्ट है, उनको मालूम है कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट है, उनको मालूम है एचसीजी के साइड इफेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से वो सब कुछ पेपर पे साइन लेके कराते हैं और करवाने के लिए बोल देते कि इसका इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, हमें भी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, स्त्रीचर्या है, रजस्वला चर्या है, उसके बाद में ऋतुचर्या है, सूतिका परिचर्या है, गर्भिणी परिचर्या है, ये सारी जो परिचर्याएं हमारे इसमें बता के रखी है, उनको डेली जीवन में हैबिट इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम शुद्धि नहीं करेंगे, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमारी हैबिट चेंज नहीं करेंगे, रोज का अगर केमिकल और ये सारी चीज जा भी रही है, तो जैसे अभी किसी ने दवाई के बारे में बताया, वो मेरा सबसे हॉट टॉपिक है कि हम आयुर्वेद के बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ बन सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का अच्छा चिकित्सक बनने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। दवाइयां, एडल्ट्रेशन, ट्रेडिंग, नॉन स्टैंडर्डाइजेशन, इंडिया का स्टैंडर्डाइजेशन वीक है, ये सारी चीजों की वजह से आयुर्वेद पीछे पड़ रहा है। अभी ये और चीजें ह्रास होने की बजाय ये हमारी ड्यूटी है, हम आयुर्वेद लोगों की ड्यूटी है, जो हम स्टूडेंट्स बना रहे हैं उन लोगों में ये चीज डालने की ड्यूटी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आयुर्वेदिक प्लांटेशन गवर्नमेंट में कैसे लाया जाए हमारे इसमें। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन इतना हमारे हाथ में है कि जैसे मेरा कैंसर पेशेंट और किडनी फेलियर का पेशेंट सुन लेता है, वो कॉटेज की किचन गार्डन में बना लेता है, मैं उसको सब्जी उगाने के लिए बोल देती हूँ, मैं उसको तृण धान्य उगाने के लिए बोल देती हूँ, धनिया, पालक, मेथी, या फिर जो 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 2 महीना 3 महीने के अंदर आती है, बकेट्स में बोलती हूँ तो बकेट्स में आती है, क्योंकि पूना वगैरह में जगह नहीं है। जैसे हमारे यूपी बिहार या जहाँ पे गांव में है तो जगह होती है, वहां पे पेड़ पौधे तक लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सी जगह में उनको कुछ चीजें देनी है, और जो नहीं बन पाता प्रैक्टिकली, जो पॉसिबल नहीं है, उसमें वो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको शुद्धि और पंचकर्मा, या हम उसको दिन की परिचर्या ऐसी दे कि जिसकी वजह से सिंपल सी चीज है, जो लघु हमारे यहाँ पे लंघन का अवलोकन करने के लिए बोला है या अवलंबन करने के लिए बोला है, तो वो लंघन की आदत डालना, वो जिसे बोलते हैं कि कुछ 16 आवर्स इसको फॉलो करती हूँ मैं, तो वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या लूकवार्म वाटर टेकिंग है, फिर जीरा हिंग अजवाइन का, ये जो दिनचर्या की कुछ हैबिट्स है ना, कि जो और अपने और तरीके से क्लिंजिंग भी करती है, अग्नि दीपन भी करती है, दीपन पाचन भी करती है, उनकी खान पान की हैबिट, तो ये सारी चीजें हमारा खुद प्रोटोकॉल होना चाहिए। जैसे मेरा डायबिटिक हार्ट और इसका पूरा डाइट चार्ट या कुछ भी ऐसे है, तो उसका मैं बना के देती हूँ कि उसको किस वक्त में क्या चीज खानी है, लेकिन उसका प्रायर ये रहता है कि भूख कब लग रही है, प्यास कब लग रही है। उसको टाइमिंग नहीं दिया जाता है कि आपको सुबह 9 बजे खाना है, दोपहर में 2 बजे खाना है और शाम को 7 बजे खाना है। उसको ये दिया जाता है कि भूख लग गई है और 1:30 बजे आपको खाना खाने बैठना है, तो आपका 1 बजे थोड़ा सा पानी जाना चाहिए, और अगर 1:30 पौने 2 बजे आप खाना खा रहे हैं, तो अगले 2 सवा 2 बजे तक आपको प्यास लगे तो आपको सिर्फ जल नहीं पीना है, लेकिन आप कोई भी एक खट्टा जूस है, या जिसे बोलते हैं कि फ्रूट जूस कोई है, या सिप्स ऑफ वाटर है, या फिर अपना छाछ है, उस चीज को लीजिए, लेकिन पानी 1 पौने 1 घंटे के बाद में ही लीजिए। तो उस तरीके से उसको फॉलो करने के लिए बोला होता है। अगर आपको 2 रोटियों पे पता चले कि 2 रोटी जाएगी, तो आपने उसमें से चक्कोर निकाल के रखनी। ये हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके कंपलसरी करके सामने वाले को बताना पड़ता है, और अगर वो नहीं सुने तो बाजू में ये भी लिख देना है, इफ नॉट फॉलोड वॉट एवर इज, जो भी संप्राप्ति बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए वक्त लगेगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट आयुर्वेद। लोग आते मुंह उठा के बोलते कि आपके आयुर्वेद ने कोई फायदा नहीं किया और आयुर्वेद बहुत स्लो चलता है, और आयुर्वेद, हम उनको बोलते ही नहीं कि आपका हेतु गलत हो रहा है, क्योंकि हम डरते हैं। अगर सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरा तो जागरण है, मैं तो रात के मैम इतना देर मैम टीवी देख,
हाँ जी। मैम सुनिए तो, मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे मेरा सवाल थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जैसे पहले जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं टीकमगढ़ के गांव में था। 2 साल मेरा हाँ गांव का एक्सपोजर हुआ। कि मैं गांव इसलिए बोल रहा हूँ कि सिद्धा मेडिसिन में जहाँ से आयुर्वेद निकली है, वो गांव के मॉडल पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते हैं। बराबर क्योंकि वो मिट्टी, बराबर। हाँ। और मैम 2-3 साल के बाद मैं शहर में आ गया। फिर मेरा मिट्टी से कनेक्शन चला गया। पहले मैं वहां पे मिट्टी में खेलता था। बराबर फिर जैसे जैसे बोर्डिंग बराबर। स्कूल में डाला, पूरी स्कूलिंग ब्रेन वॉशिंग की गई, इंग्लिश स्कूलिंग पढ़ाया गया। फिर मेरे को कॉलेजेस कॉलेजेस में भेजा गया, वहां पे पूरा ब्रेन वॉशिंग किया गया। और जो मेरा आयुर्वेद का थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी था, वो डाबर का एक्सपोजर था, झंडू का एक्सपोजर था, मतलब बैद्यनाथ का जो दवाइयाँ जो कॉमनली मिलती है। रेडीमेड रेडीमेड। जी। और फिर तो इतना मेरे मैं को, जब इतना इतना खराब एक्सपोजर हुआ कि मेरे को पता ही नहीं था कि आयुर्वेद नाम का कोई विज्ञान है, हमारा कुछ भी नहीं पता था। और मैंने एमबीबीएस कर ली, एमडी कर ली। जब फील्ड में आया, जब मैं गुरुजी से जुड़ा, मतलब गुरुजी से 2006 में जुड़ा था, खैर उसके बाद थोड़ा सा बोध होना, समझ में आना चालू हुआ। और अब मैं, मतलब अब 38-39 साल पूरा जो जो अपना जीवन रहता है, शुरू के 25 साल का निकल गया है। तो कहने का अर्थ है कि, और आज के जमाने में तो ना मिट्टी बची ना गांव बचे, सब जगह मलबा मलबा है शहर के नाम पे। तो आज के जमाने में किस तरीके से, और इतना ज्यादा वो इंपीरियलाइजेशन हो गया है कि हमारे टैक्स कुछ बचे ही नहीं है कहीं, जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म को इस अरविंद तरह जी एक बचाए बैठ हुए हैं। सकता हूँ इसमें? अरविंद जी जी, जी जी। जी जी सर, मैं सर इसमें बिल्कुल बैठ सर। सकता हूँ? बिल्कुल सर, जैसे बिल्कुल आपने सर। तो कहा जैसे आपने कहा कि एक वैद्य दंपति का संतान अच्छा वैद्य कैसे बने? किसी भी दंपति की संतान अच्छा उसी से बन सकती है जैसे उन दोनों का स्वयं का आचरण है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम सिर्फ शब्दों से विद्यालय भेजकर किन्हीं इष्ट मित्रों के साथ किसी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में रखकर उसे बहुत अच्छा वैद्य बना देंगे या बहुत अच्छा व्यक्ति बना देंगे, तो ये हम काफी गलत अंदाज से चीजों को ले रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, गांधी जी की अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें एक ही बात कहते हैं, मैंने जो कुछ सीखा वो अपनी माँ के आचरण से सीखा। वो जो आचरण करती थी, आप पूरे दिन किस तरीके का आचरण अपनी संतान के सामने कर रहे हैं, उसके अचेतन में, उसके सबकॉन्शियस में जो जा रहा है, वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण की बहुत बड़ी थाती है। अगर वो गलत है, जैसे मैं बात करूं, जैसे अभी मैम ने एक बात कही थी कि लोग फिर मुंह उठा के आयुर्वेद को गाली देने लगते हैं। मैंने बताया ना, मैं 5वीं पीढ़ी में हूं। मैं व्यक्तिगत उदाहरण इसलिए मुझे देना पड़ता है कि मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आप ये ना मानना कि मैं कोई अपने प्रमोशन या कोई प्रशंसा की बात कर रहा हूं, प्लीज इसे ना लेना कोई। मैं हाई स्कूल में था, 9th में था, 13 वर्ष का था। सुबह ही सुबह एक पेशेंट को लेके आई बैलगाड़ी में। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे बाबा बाग पे गए हुए थे जहां हमारी औषधियां बनती है, आज भी बनती है भाई। मेरे बाबा बाग पे गए थे, तो मैंने बताया वो तो बाग पे गए। तो वो उनके साथ जो परिचारक आई थी, उनमें से एक परिचारक कहता है कि इसे बैलगाड़ी में से उतार के इनके क्लिनिक की दस्तक पे रख दे इस पेशेंट को। ऐसे क्यों कर रहे हो? कि ये अगर दस्तक पर रख दिया जाएगा तो मरेगा नहीं। ये आयुर्वेद की सामर्थ्य है। हेलो, हेलो। जी जी सर, हाँ, आपकी यस आवाज आ सर, रही है यस सर, आ सर। रही है। जी 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 जी। पेशेंट में आप विश्वास देखिए, एक मरीज का और एक डॉक्टर का आपस में संपर्क देखिए, रिलेशन देखिए, एक दूसरे पर विश्वास देखिए। वो मरीज कह रहा है कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि अगर ये पेशेंट आपकी दस्तक पर रख दिया जाएगा, अभी क्लिनिक भी नहीं खुला, तो ये पेशेंट मरेगा नहीं। ये उसका विश्वास है। ये आयुर्वेद ही कमा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसा हम संस्कारों की बात कर रहे थे, जो मैं आचरण की बात कह रहा हूं, ये कैसे सीखते हैं? मैंने अभी एक नाम लिया था, सत्यकाम जावाल। वो ब्रह्म ऋषि है। वो वशिष्ठ और अगस्त्य की कैटेगरी में आते हैं, पुलत्स्य की कैटेगरी में आते हैं। मैं कठोपनिषद की बात करता हूं। जब सत्यकाम जावाल अपना उपनयन संस्कार की बात करते हैं, तो वो उस वक्त उस कैटेगरी में आते थे समाज की में, जिनका कोई मैं थोड़ा सा समय ज्यादा तो नहीं ले रहा, मैं पीछे हो सकता हूँ, बात बंद कर सकता हूँ? सर प्लीज, सर सर प्लीज। जी, आप कंटिन्यू करिए सर, आपके ओके। आपका प्लेटफॉर्म है, जी सब जी सुनना जी, चाहते हैं। प्लीज। तो जब उनका उपनयन संस्कार नहीं होता, तो वो उस वक्त के सर्वश्रेष्ठ गुरु, न्याय दर्शन के प्रणेता,
प्रमा, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय की बात करने वाले, संसार में इस ज्ञान के शुरू करने वाले भगवान, मैं तो उनको भगवान कह सकता हूं, गौतम ऋषि के पास जाते हैं। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि जब तक आपके कुल का पता नहीं लगेगा, आपका उपनयन नहीं हो सकता, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आप आचरण की बात ही नहीं कर सकते, आप कुल जानकर आए। तो अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ उनकी विधवा, और मैं ये उपनिषद की बात कह रहा हूं, ये है भारत, मूल भारत ये है। हमें कैसा बना दिया गया है, अगर हम थॉमस जेफरसन की डेमोक्रेसी को मानेंगे, अगर हम प्लूटो और एरिस्टोटल की डेमोक्रेसी को मानेंगे, तो फिर वैशाली की डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी, वो एक अलग विषय है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो वो अपनी माँ के पास जाके पूछते हैं कि मेरा कुल क्या है। उस माँ का नाम था जवाला। तो वो कहती है कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था, उस वक्त में 6 परिवारों की परिचारिका थी, इनमें से तू किसकी संतान है मुझे नहीं पता। और जब वो गौतम ऋषि के पास जाते हैं, वो बच्चा जाता है अपने गुरु के पास और उन्हें बताया कि मेरी माँ ने ये उत्तर दिया है, तो वो कहते हैं तेरा कुल मेरा कुल है, मैं तेरी माँ को यहीं से प्रणाम करता हूं जिसने इतने, ये है वीमेन लिबरेशन एम्पावरमेंट, ये सोसाइटी थी भारत की। मैं तेरी माँ को यहीं से प्रणाम करता हूं और तू यहाँ बैठ, उपनयन तेरा मैं करता हूं, आचरण सीख। और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि बनाने के लिए सिखाया क्या, सिर्फ इतनी सी बात है जो आप पूछ रहे थे। उन्होंने उन्हें 100 गाय दी, जिनमें कुछ वृषभ थे यानी कुछ बैल थे, सांड थे, और ज्यादातर गाय थी। उन्होंने कहा ये जंगल में लेके जाओ, और जब ये 1000 हो जाएं तब मेरे पास लेके आना, तब तुम्हारी शिक्षा शुरू करूंगा। 100 से 1000 होने में कितना वर्ष लगेगा। जब ऐसा हुआ और वो वापस लौटे, ये संकेत हो सकता है बात कहने के लिए, मैं नहीं कह रहा ऐसी कुछ घटना हुई होगी। लोग इस अपना नास्तिक दर्शन पे एक दिन बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे चारवाक, लोकायत, मक्खिली गोशाल क्या कह रहे हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे। जैन और बौद्ध क्या कह रहे हैं, हम इस पर भी बात कर सकते हैं। नास्तिक दर्शन, आयुर्वेद तो आस्तिक है, खैर। तो वो जब वापस लौट कर आते हैं तो गुरु उनके कहते हैं तुझे किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा देने का, संस्कार देने की दुनिया में सर्वोच्च शक्ति का नाम है प्रकृति, और प्रकृति का सर्वोच्च लक्षण है आचरण। आप किसी चीज से सोसाइटी बना ही नहीं सकते। आप जाकर देखिए, विवेकानंद कहते हैं कि मैं इनकी भौतिक तरक्की को देखकर चमत्कृत नहीं हूं। इस भौतिक तरक्की के कारपेट के नीचे जितनी कालोच है, उतनी तो संसार में कहीं है ही नहीं। तो ये जो भारत की अपनी थाती थी, ये जो भारत की अपनी विरासत थी, वो सिर्फ एक ही चीज है और उसका नाम है आचरण। आचरण ही आपको मनुष्य बनाती है, आचरण ही आपको देव, दानव, दैत्य, साधु, संत जो बनना चाहते हैं। तो हमें अगर अपने बच्चों को इनमें से जो बनाना है, उसके लिए प्राथमिक रूप से, अनिवार्य रूप से दंपति को, माँ और बाप को, या उसके परिसर के जितने और लोग हैं उन पर तो हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है, स्वयं पर तो है। आप आचरण वैद्यों जैसा रखिए और बहुत आंख नाक कान खोल के इस सारे संसार के द्रव्य, इस जो कुछ दिख रहा है, पदस्य अर्थे इस पदार्थ है, जो कुछ आपको दिख रहा है वो सब औषध है। शब्द से शब्द तो ब्रह्म है, औषधि की तो बात छोड़िए। आज डॉक्टर बोलने तैयार नहीं है एलोपैथी का अपने मुंह से। आपने कह दिया मुझे लेटरिन नहीं आती, वो लेक्सेटिव लिख देगा, भूख नहीं लगती वो एंजाइम लिख देगा। एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद भी यही कर रहा है। मैं किसी पैथी की आलोचना नहीं करता, मैं व्यक्ति की बात कर सकता हूं, व्यक्ति की भी नहीं, व्यक्ति के किए हुए कर्मों की आलोचना कर सकता हूं कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, अपने भी। मेरा किसी से कोई वो नहीं है, दुराव नहीं है। तो आज हम एक शब्द तक बोलना नहीं चाह रहे पेशेंट के साथ, और पेशेंट, मेरे घर में जो चिकित्सा होती है मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बड़े सारे उदाहरण हैं जिसमें वो ये कहता है इसे दस्तक पर रख दे। तो सिर्फ एक ही बात है, शुद्ध खान पान। और जैसा मैडम ने कहा अभी कि मैं उनको सब बताती हूँ, यहाँ पे करें जितना कुछ हम प्योर बना सकते हैं अपने घर में उतना बनाए। लेकिन एक और बात ध्यान रखें, बेशक आप पुणे जैसे शहर में अपने किचन गार्डन बनाएं, लेकिन आप वातावरण में जितनी चीजें हैं जिनका अवशोषण उन पेड़ों को करके अपना पोषण बनाना है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, जो अन्न आपको मिल रहा है उस अन्न के साथ, या जो आहार आपको मिल रहा है उस आहार को सम्यक कैसे बनाना है, ये कला आपको आनी चाहिए।
जो विहार आपको मिल रहा है, जो विचार आपको मिल रहा है, वो आपके हित में कैसे हितकारी हो सकता है, ये कला आनी चाहिए। और आप निश्चित मानिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, इसमें भारत से अच्छा किसी को ये कला नहीं आती। इसीलिए भारत ने पूरे पूरे अपने 10,000 साल के इतिहास में न किसी का शोषण किया है, न किसी का दोहन किया है, न किसी पर आक्रमण किया है। और भारत की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति का नाम आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के व्यक्ति को अगर बात करनी है तो वो आचरण में होना चाहिए। आप आचरण ठीक कर लीजिए, आपका पुत्र भी वैसा ही बन जाएगा। मैं 3 वर्ष का था तब याकूती को घोटता था। याकूती मेरे बाबा बनाते थे। 3 वर्ष का नहीं हूं मैं, 7-8 वर्ष का हूंगा शायद। तो वो खरल देते थे, चलो ये दवाएं घोटो। ये आचरण है। आपको अपने आप श्रद्धा होगी जो रोज देख रहे हैं। और जब आप ये देखते हैं, मैं व्यक्तिगत बात एक कर सकता हूं क्या पाठक सर, मुझे अनुमति है? सर हाँ सर, आप हेलो। बोलते जी जाइए, सब सुन रहे हैं सर, जी जी बोलते रहिए। जी। जी। अभी मेरे पास, मेरे यहाँ से गंगा जी 70 किलोमीटर दूर है। वहां से एक पेशेंट आया, मेरे फादर 16 मई को चले गए। तो वो करीब, ये बात होगी शायद जुलाई की। तो मैं विजिटिंग रहता हूँ वैसे तो ज्यादातर डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स में जाता था। बत्रा जी ने मुझे कई जगह एंगेज किया हुआ था। बत्रा जी तो सब मेरे हनुमान नहीं राम है। वो मुझे जैसे चलाएंगे मैं वैसे ही चलता हूँ, ये सही बताऊं। 30 साल पुराना हमारा अपना संबंध है आपस में। खैर, तो वो व्यक्ति जब आया, मैंने उसे देखा। मैं उस पेशेंट और उसके रोग के बारे में नहीं जानना चाहता। तो उसने वो जो पहने हुए था कपड़े, वो मेरे फादर के थे। तो मैंने पूछा, यार ये कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें? कि साहब मैं पिछली बार आया था तो बहुत ठंड थी और मुझे बहुत खांसी थी। पुराना क्रॉनिक कॉक्स का उसको दिक्कत रही है और लोगों ने उसकी जायदादें बिकवा दी कॉक्स की चिकित्सा में। वो बेचारा विपन्न हालत में आया था, उसको औषधि के भी पैसे नहीं थे। तो मेरे पिता ने कहा, पहले तो तुम कपड़े पहनो। तो उन्होंने अपना पुराना सूट उस व्यक्ति को पहनने के लिए दिया। वो जो पहन के आया था, तो मैं उसी से पहचान गया, ये तो पिताजी के कपड़े हैं। तो मैंने कहा, भाई ये क्या है, ये तुम्हें कहां से मिले? तो वो रो गया। बोला, साहब मुझे 3 साल से डॉक्टर साहब जिंदा रखे हुए थे और फादर के प्रेस्क्रिप्शन को उन्होंने सारी औषधियां, सारी आहार व्यवस्था, सारा पथ्य अपथ्य अनुपान सब उसे लिख के दिया था, जो उसने लेमिनेट करा लिया था। हम अपने मित्र को आयुर्वेद में कुछ बचाने तैयार नहीं है। उन्होंने सारे अपने पेशेंट को लिख के दिया, वो लेमिनेट करा लिया था कि मैं इससे जिंदा हूं, ये वाली मेरी दवा कर दो। और उन्होंने कपड़े दिए। ये क्या है? ये आचरण है। अगर आप अपनी संतान को ऐसा बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को पहले ऐसा बनना पड़ेगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जेनेटिक है तो मैं सत्यकाम जावाल का मैंने आपको उदाहरण दिया, जिसकी मां को नहीं पता ये किसकी संतान है, किसके जीन्स है इसमें। वो ब्रह्म ऋषि है, वो सप्तऋषियों में गिना जाता है, पुलत्सुर, वशिष्ठ और विश्वामित्र, अत्रि और अंगिरा के साथ। इन सब का अपना एक रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल मैं उस दिन भी कह रहा था, परवरिश, आचरण, पालन पोषण। क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ी कहने की आदत है, मैं देर तक कह सकता हूँ, कहता हूँ तो थोड़ी सी। तो मुझे जो आपने बात की सॉरी टू मेरा इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जी जी अगर मुझे परमिशन हाँ हो तो हाँ, मैं बोलिए प्लीज। बोलिए। जी बोलिए। सर, जो आचरण वाली बात हो रही थी मैं उस पर बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा ही बोल रहे थे इतनी देर से, मतलब डू। सर मैंने ना देखा है आयुर्वेद, बचपन से देखा है। ये जो खरल वाला था, दादाजी मेरे जो अब नहीं रहे, उन्होंने हमें भी बोला कि बच्चे होते हैं उनका काम ना बिगाड़े, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो तुम भी बैठो और ये दवा घोटो, गोलियां बनाओ। तो ये सारी चीजें सर देखी थी बचपन से कि अच्छा अब ये यवकुट हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये अपना अब क्या बोलते हैं, सारी चीजें भावनाएं कैसे दी जा बनाई रही जाती हैं, सारी भावनाएं दी जा रही हैं, बाकी औषधियों की भस्म कैसे बना रहे हैं, अब ये द्रव्य का कलेक्शन आपको कैसे करना है, कौन सी दिशा में करना है, कौन से मुहूर्त में करना है। ये सारी चीजें सर बचपन से सुनी थी, देखी थी। लेकिन फिर भी लगा कि अच्छा ये तो घर में हो ही रहा है, ठीक है हम कुछ और कर लेते हैं। तो सर मैंने बीए किया, इंग्लिश लिटरेचर से किया। मेरे को पूरी परमिशन थी, मुझे किसी ने नहीं बोला कि नहीं नहीं आपको आयुर्वेद ही करना पड़ेगा, सारे लोग करते हैं। लेकिन एक चीज होती है सर कि जो जेनेटिक था, या आप अपनी सराउंडिंग्स कह लीजिए, बीए करने के बाद भी लगा नहीं कि नहीं यार, एक हमारी अगर जनरेशन में बोले तो बोलते हैं ना, मजा नहीं आ रहा है। तो वो चीज नहीं हो रही थी। वो बात अलग है। अच्छा मेरी जो बड़ी बहन है, अब उनका इंटर्नशिप चल रहा है, उनका फाइनल हो गया बीएमएस। तो सर मैंने बीएमएस कंप्लीट करने के बाद
वापस फिर मेरे डू ने ही बोला कि एक बार ना फिर से सोच लो। मैंने कहा हाँ, यहाँ ना मजा नहीं आ रहा है, एक बार चलिए नीट देते हैं और ट्राई करते हैं। नीट दिया, ट्राई किया, लेकिन सर अब जब मैं पहली फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान मैंने पढ़ा, आयुर्वेद से जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वो भी मेरे को डू ने करवाया। वहां से लगा कि नहीं, ये तो मतलब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली बात है कि ब्रह्मांड है ये, यहाँ आप चले जाओ जितना सीखोगे उतना कम है। तो सर आचरण का मैं भी मानती हूँ कि बहुत फर्क पड़ता है। मैंने जनरेशन्स देखी हैं अपने घर में, और अब मैं भी अपनी तरफ से आयुर्वेद में कुछ नहीं थोड़ा बहुत भी अगर दे सकूं उसकी कोशिश में हूँ। थैंक यू सर। आयुर्वेद ना एक बहुत अच्छी बात कहता है, आयुर्वेद ही नहीं कहता, भारत कहता है, महाभारत में भी यही है, वेद व्यास कहते हैं यदि हस्ति तन्त्यन्यत्र यन्ने हस्ति न त्वत्कुचित। अगर यहाँ नहीं है तो संसार में नहीं है, अगर आयुर्वेद में नहीं है तो व्यक्ति के आचरण में, व्यक्ति के लिए संसार में हो ही नहीं सकता। हमें थोड़ी सी आंख, नाक, कान, अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां खोलनी है, और हमारे मन पर थोड़ी सी सत्व की अधिकार थोड़ा सा अधिक होगा तो चीजें अपने आप बनने लगती हैं, अपने आप आने लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी धन्यवाद। जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? हाँ सर आदित्य। सर जैसे मैं साउथ इंडिया गया था, मेरे तो खैर ऐसे प्रारंभ नहीं थे कि जब जैसे मैं साउथ इंडिया गया था तो वहां पे जो वैद्य हैं, जैसे जो सिद्धा वैद्य हैं, जो आयुर्वेद के वैद्य हैं, जो रसा शास्त्र के वैद्य हैं, जिनका 4 जनरेशन 5 जनरेशन से चल रहा है अभी, क्योंकि आपने बोला प्रकृति ही सब सिखाती है, प्रकृति ही खत्म होती जा रही है। जो 5 तत्व हैं जैसे मिट्टी और पानी, खासतौर से कितने लोगों के पास अच्छे हैं। तो उसके कारण जो फैमिलीज में क्या है ना, बढ़ावा होने के कारण होने की जगह एडिशन आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने चुन्ना पे काम किया है, मतलब जो जो मरकरी का वो सफेद रंग का जो पाउडर होता है उसको तमिल में चुन्ना बोलते हैं, उस पे काम किया है, मुप्पू पे काम किया है। ये सारी चीजें उनके पिताजी ने नवपाषाणा बनाया है, सिद्धा की दूसरी मेडिसिन बनाई है। लेकिन अब जो बच्चे जिनकी उम्र 60 साल है, उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं करने का उनको मौका मिला, नियम ऐसे हो गए। फिर जिस तरीके से इतना इन्वेजन हुआ, तो अब ये बढ़ता जा रहा है उसी तात्पर्य में कि किस तरीके से इसको पद्धति को बचाया जा सके। मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है आयुर्वेद से, लेकिन इतना ज्यादा वो लगता है ना कि इसमें जिस ज्ञान में ऐसी क्षमता है जो 200 साल जिंदा रख सकता है इंसान को, वो कुछ भी कर सकता है और इसका उसके कोई पूछने वाला नहीं इसको, इस तरीके से। इसलिए सर ये मैंने आपसे पूछा था कि ये इतना अथाह ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है इसमें, जैसे लौह तत्व, धातु तत्व, और सबको कैसे शोधित करना है, किस तरीके से इसको मतलब, और मतलब बचपन से ही किस तरीके से अपने बच्चे को कैसे सही रखा जा सके। जी सर, इसलिए जी सर, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डाई लाइक ए मिस्टिसिस्ट, नॉट ए साइंटिस्ट। ये किसके शब्द हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन के। मैं रहस्यवादी के रूप में मरना चाहता हूं, वैज्ञानिक के रूप में नहीं, क्योंकि अंतिम सत्य क्या है मुझे नहीं पता। नेति, वेद भी यही कहता है। जैसे आपने कहा ना, जैसे प्रकृति कहा तो आपने सीधा 5 तत्व कहा, ये बहुत स्थूल है। अगर हम प्रकृति की बात करेंगे, प्रकृति और पुरुष पे तो सारा आयुर्वेद ही नहीं संसार टिका हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा सा सूक्ष्म होंगे तो फिर हमें अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल से काफी अंदर तक जाना पड़ेगा और हमें क्वार्क तक पहुंचना होगा। एक सेशन सर क्वांटम फिजिक्स पे भी रखते हैं, बत्रा जी का क्वांटम आयुर्वेदा है, उसमें हमने बड़ा डिस्कशन करके नाम रखा था। एक सेशन क्वांटम फिजिक्स पे करते हैं। हाँ जी, जरूर जी। जी, जब आप क्वार्क पे पहुंचेंगे तब तन्मात्राएं समझ में आएंगी। आप प्रकृति को दूषित कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत ही सूक्ष्म काल के लिए है। कल गंगा जी में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, 40 साल में उसने 40 साल की गंदगी उसने 15 मिनट में साफ कर दी। बड़ी सामर्थ्यवान है प्रकृति। हाँ, ये बात सही है कि अभी ये सब हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी। द्रव्यों का कैसे निर्माण होता है, कहां से क्या आता है, उपस्टम भाग क्या है, केदारी कुल्ला न्याय क्या है, कपोत खले कपोत न्याय क्या है, व्यपदेश से भूसा क्या है। जैसे ही हम इस सबको समझेंगे और उस तरीके से भी औषधियों का निर्माण करना शुरू करेंगे अपने विश्लेषण से, तो आयुर्वेद की सामर्थ्य दिखने लगेगी, बिल्कुल दिखने लगेगी। जी
और सर एक और रिक्वेस्ट थी, जैसे द्रव्य गुण के बारे में अगर सर आपको नॉलेज है या आपके किसी परिचित को नॉलेज है, क्योंकि जैसे हम आजकल क्या है ना, हम लोग किताबों में नाम पढ़ते हैं पौधों का, लेकिन नाम से पौधे के बारे में थोड़ी कुछ जाना जाता है, पौधों की आदित्य पत्तों सर, की कैसे। जी सर। अब जी सर, तो श्रीकांत सर का जो एमडी हुआ है ना, द्रव्य गुण से हुआ है, ये मास्टरी है इनकी। अरे मास्टरी बहुत बड़ा शब्द है बत्रा जी, हम नहीं तो नहीं नहीं, विद्यार्थी ऐसा ही नहीं हैं। है। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं कहते, मैं तो सर विद्यार्थी हूँ। जी सर ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर इसमें आप कुछ कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से, कि जैसे पत्तों की देखिए, जो कलाएं रहती है स्टेम की, और वो जो ब्रांचेस की जो कलाएं रहती हैं, पुष्पों की जो कलाएं रहती है, जिस तरीके से वो खिलते हैं, उससे उनका गुण जान लेना कि ये किस गुण समान होंगे, इसको कविता के रूप में लिखना। कि सर ये चीज, जैसे आज उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, मेरे मरीज ने बांग्लादेश से एक पौधे का फोटो भेजा था, और मैंने हृदय से देख के उसे बोला था कि आप ये थोड़ा ठंडे भाव का लग रहा है, अब पता नहीं कहाँ से, उसको मैं शब्दों में नहीं डाल पाया। बाद में पता चला वो जी पौधा भृंगराज है। तो जैसे जिस तरह से उसके सफेद छोटे पुष्प थे, जिस तरह से पत्ते नीचे झुके हुए थे, मतलब मैं उसको शब्दों में नहीं डाल पा रहा, लेकिन पक्का ये ज्ञान भी होगा ही होगा। जो अब पौधे ही नहीं बचे तो ज्ञान कहाँ से बचेगा इसको। अगर आप इसमें कुछ कविता के रूप में या किसी जी। उसके रूप में इसको प्रिजर्व कर सके, जिससे हिंदी जानने वाले लोग समझ सके उसको, ये मेरा। सर आप ठीक कह रहे हैं, कविता को मेमोराइज करना आसान होता है। भृंगराज काला और सफेद दोनों बत्रा जी दिखा देंगे। कल मैंने एक वीडियो भेजा है जो नहीं मेरे बाग की जमीन पर लगा हुआ आदित्य था। सर, जो यही यही है, सफेद भृंगराज ही है ये। सफेद और काला दोनों भेजे हैं मैंने बत्रा जी के पास। दोनों में एक तेल बनाता हूँ, उसमें यूज करता हूँ, तो वो बाई और चांस सर बीज आज कहीं और। वाला तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का था यस रुद्राज। यस। आज जो फोटो था ना और वो बहुत देखिए, बेस्ट क्वालिटी का था। यस, और आप ना कविता में याद करें तो जैसे एक एक लाइन में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसने अपने क्लिनिक में लिखे हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं आप। स्वस्थ बड़ा विषय है, निरोगी कैसे रह सकते हैं, स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा विषय है। उस पर तो किसी दिन पाठक सर बात कराएंगे, उन्होंने कहा है स्व और उसमें स्थित होना कैसे होंगे। तो उसमें ना एक एक है जो ब्रजभाषा में है। मेरे बाबा बहुत अच्छे कवि भी थे। तो ये काका हाथ रसी का है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो उसको कहते हैं, आधा पेट खाए के दूना पानी पी। पूरे दिन में जितनी बार खाना है, कितनी बार खाना है, जितनी बार खाना है, कितना खाना है, आधा पेट। आधा पेट खा के दूना पानी पी, श्रम तिगुना, चौगनी हंसी तो बरस सवासो जी। प्रसन्नात इंद्रिय मना, चौगनी हंसी तो वर्ष सवासो जी। ऐसे कवित्व में इतनी सुंदर आपकी फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। मेरे बाबा ने एनाटॉमी पर एक कविता लिखी, महलाइत अजब बनी। ये महल, ये जो आपका प्रासाद है, ये किस तरीके से बना है, वो पूरी एनाटॉमी है। कितनी नाड़ियां कैसे कहां से जुड़ती हैं, क्या काम करती हैं, बहुत सारा लोगों ने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तो हमें सिर्फ सिर्फ इतना समझना है, थोड़े से आंख नाक कान खोल के हमारे ऋषि महर्षि क्या कह रहे हो। मैं एक और बात बताऊं, आप किसी फार्मेसी के कंपोजिशन में मत जाइए, आप शास्त्र के कंपोजिशन में चाहिए। आप जब चंद्रपावटी का कंपोजिशन देखेंगे, पुनर्नवा मंडूर का कंपोजिशन देखेंगे, पुनर्नवा के साथ मंडूर क्यों मिलाया गया है, आखिर इसकी क्या वजह थी, ये जब आप कंपोजिशन देखेंगे तो वो कंपोजिशन बनाने की जो कला है, जो महर्षि चरक कहते हैं कि मैंने 50 बताए हैं, आगे का तुम खुद देखना कैसे बनाना है। तो वो जो कला है ना, वो अंतर्मन में बैठने लगती है। तो इस तरीके से काफी काम हो सकता है जी। जी सर। तो सर जैसे भृंगराज का ही उदाहरण ले लेते हैं। भृंग यानी वो जी कीड़े होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे, जो नहीं छोटे नहीं छोटे। नहीं नहीं, ना 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 ना, तो क्या उससे होता है सर, कोई, भृंगराज को भृंगराज क्यों बोला गया है सर? इसकी वजह क्योंकि इसका कलर भ्रमर जैसा होता है। जी और सर। ये कलर इसका खुद का, यानी इसकी संरचना खुद ऐसी है और इसकी क्रिया भी ऐसी है, ये काला ही करता है। केशों को, भृंगराज का काम क्या है, केश रंजन, केश रंजन द्रव्य है। तो वो बालों को काला करता है, इसलिए संज्ञा उसे भ्रमर जैसी दी गई है, भृंगराज। लेकिन मैं एक और बात आपको बताऊं, जिस दौर्बल्य की हम बात कर रहे थे, अगर आपको काला या सफेद कोई भी भांगरा मिल जाए और उसे संस्कारित करके आप उसका रस निकाल सकते हैं और बराबर का गौ दूध मिलाकर पिला सकते हैं, किसी को कल्प करा सकते हैं। कल्प का मतलब उसके भोजन की मात्रा तय करनी पड़ी, इंग्रेडिएंट तय करने पड़ेंगे, कल्प करा सकते हैं। तो मैंने अपने घर में होते देखा है।
शारीरिक दौर्बल्य की, ये शायद सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। सिर्फ इतना ही, भृंगराज का रस और दूध। तो कल्प्याने पारे के साथ नहीं नहीं नहीं, कल्प्या नहीं। कल्प का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड फूड मटेरियल। सबसे पहली बात, रेस्ट्रिक्टेड, आपको क्या पूरे दिन में आपकी दैनिक दिनचर्या क्या रहनी है वो, प्लस फूड मटेरियल, और सिर्फ इसी औषधि पर रहना है, और आहार में सिर्फ वो लेना है जो इस औषधि के कार्य करने में सहायक हो। उसका एक ड्यूरेशन होता है, जैसे ये कल्प जो मैं बता रहा हूं ये 41 डेज का है। 41 डेज तक कराने के बाद कायाकल्प भी होता है। कायाकल्प मतलब बहुत अच्छा होता है। अभी तो पिछले 18-20 साल से हमने भी किसी का नहीं किया, क्योंकि अभी इतनी ना तो किसी को धैर्य है ना किसी को फुर्सत है। तो आप भांगरा इसे आम भाषा में बोलते हैं, भृंगरा से एक्लिप्टा एल्बा, अगर आप भांगरा से ये चिकित्सा भी करें, आप देखें, इस पे थोड़ा सा पढ़ें, इससे थोड़ा सा द्रव्य गुण में और जाएं अंदर, तो बहुत सारी बातें समझने को मिलेगी। जी थैंक यू सर। तो आदित्य सर, ये श्रीकांत सर है ना, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इसमें द्रव्य गुण से ही, तो इसीलिए कह रहा हूँ। अरे बत्रा जी, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जो है उसमें क्या है। और क्या है सर, इतना देर से बोल रहे हैं लेकिन किसी का भी मन ऐसे हुआ कि सबको लग रहा है और सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। एक जी तो सर साहब इन्होंने बिल्कुल। बुढ़ापे में एमडी उसकी कराई है। नॉलेज ही उसकी वॉइस में निकल रही है ना सर। जी, तो हमको तो बहुत फायदा होगा, हम सुनते रहेंगे सर का तो रोज। सर ऐसा ना कहिए, मैं यहाँ बहुत कुछ सीखने आया हूँ, आप जो सिखाएंगे। जी सर, आप मतलब सुबह वाला सेशन में भी आया करिए ना, जो 7 बजे होता है अष्टांग हृदयम का। अच्छा, कितना बस बजे? सुबह ना सर, एक मैं पूरी कोशिश करूंगा। बस एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि सुबह मुझे बाग पे पहुंचना होता है, जहां हम ये सारा काम कराते हैं, और वो वहां 5:30-6 बजे पहुंच के 8:30 ही लौट पाते हैं। मैं तो कोशिश आपकी करूंगा सर, जरूर। बच्चियों को भी ऐड हाँ, करवा बच्चियों दीजिए को, ना। जी, बशर्ते कि इतनी जल्दी उठ जाएं, ये जरूरी है इनके लिए। 7 बजे तो कोई भी उठ सकता है ना सर। हाँ, कोई भी उठता है। यस यस यस। जी, जी ठीक है जी। सर। अभी हम सेशन बंद करते हैं, सब लोग खा पी के सो जाइए। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे, फिर शाम ओके को सर। 7 बजे मिलेंगे, PM 7 PM में, फिर 8:15 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बिल्कुल, प्रणाम 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 सर। थैंक यू।